हेलो फ्रेंड, एसएच क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आपको यूपी बीएड के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हम डे बाय डे एक एक क्लास डालते जाएंगे और जो कि हमारा एक मंथ के अंदर अंदर मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड वीडियो बनाकर सिलेबस को ख़त्म कर देंगे। तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। ठीक है, तो हम आज अपनी पहली क्लास चलाते हैं। संख्या पद्धति से शुरू करते हैं हम। संख्या पद्धति लाइक नंबर सिस्टम। ये आपका यूपी बीएड मतलब यूपी बीएड 2023, जो हमारा यूपी बीएड 2023 में जो सिलेबस है हम सिर्फ उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाएंगे। ओके, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक जो है हम बात उसकी करते हैं। ओके, जो है उसकी देखिए जरा। सबसे पहले हम आपको सिखाते हैं देन शून्य निकालना। ओके, शून्य निकालना। ठीक है, आपको ये सवाल किस तरीके से देगा जरा उन्हें देखिए। ठीक है, एक संख्या देगा गुणा करके, देन 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा और डॉट 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 और लास्ट में 60 लिख दे, कुछ भी लिख सकता है। ओके, इसमें आपको देखिए जरा 1 से लेके 60 तक की गुणा करी गई है। तो शून्य निकालने के लिए सवाल क्या पूछेगा, 1 से लेके 60 तक गुणा करिए। 1 गुणा 2 गुणा 2 3 4 5 6 डॉट डॉट के गुणनफल में अंत में शून्य की संख्या बताओ। अंत में शून्य की संख्या। बताओ। देखो जरा इस टाइप के सवाल के लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले अगर ये लगातार हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर ये लगातार हैं तो जो लास्ट की संख्या है वो फैक्टोरियल हो जाएगी। ओके, बात अब जरा इसकी कर लेते हैं। ये है क्या, ये एक निशान है फैक्टोरियल का। इस फैक्टोरियल का मतलब क्या है, बस आप जरा वो देखिए। अगर किसी भी संख्या के पीछे इस निशान को लगा दें, इसको लगाने का तरीका एक तो ये है देन 3 का फैक्टोरियल, या फिर इसको एक तरीका और है 3 बनाकर और एक बड़ा सा एल बना देगा जस्ट उसके नीचे। इन दोनों का मतलब एक ही होता है। ओके, तो अगर हम 3 का फैक्टोरियल खोलें तो आपको उल्टी गिनती लिखनी है। 3 × 2 × 1 मतलब 3 दूनी 6 और 6 एकम 6। ये है फैक्टोरियल करने का तरीका। ओके, अब जरा यहाँ से देखिए 1 2 3 4, अगर कोई भी संख्या लगातार है सीधी सीधी या फिर उल्टी लिखी हुई है, मतलब 60 59 58 57 इस तरीके से, तो वो फैक्टोरियल मान लिया जाएगा। ओके, अगर आपका क्वेश्चन फैक्टोरियल में है तो बस आपको वो जो संख्या है उसको डिवाइड करना है 5 से। ओके, सिर्फ 5 से डिवाइड करना है इसे। तो 5 को 6 से डिवाइड करें, अगर 5 से कम 5, जो 1 बचा उधर चला गया देन 0 और 5 दूनी 10। ओके, हमको सिर्फ भागफल लिखना है। बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम इसमें 5 से डिवाइड करें तो 5 दूनी 10। देखो जो शेष बचेगा वो नहीं लिखना। अब 5 से 2 डिवाइड नहीं होगा तो ऊपर की संख्या को छोड़ के जो नीचे के 2 बचे हैं, ये 12 और 2, बस आपको इन दोनों को जोड़ देना है और आपकी संख्या 14, मतलब अंत में शून्य की संख्या 14 हो गई। ये है हमारा सवाल। अगर आपका सवाल फैक्टोरियल में है तो आपको डायरेक्ट डिवाइड करना है। ओके, मैं समझता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बात अब दूसरी करते हैं। ओके, जरा आप देखिए, जरा एक अगला सवाल देखिए जरा। अगर हम सवाल अगला करें तो देखिए जरा अगले सवाल में क्या है।
अगले सवाल में अगर वो गुणा करता है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा और ऐसा नहीं है वो 60 तक लेके जाए, इस बार वो मल्टीप्लाई 99 मल्टीप्लाई 100। तो देखिए जरा, अगर इनकी आपस में गुणा कर दें तो अंत में शून्य की संख्या बताओ, अंत में शून्य की संख्या। ओके, आप सवाल ऐसे देखिए, अंत में शून्य की संख्या बताओ। तो आप देखिए 100, 99, 98, 97 कंटिन्यू चलेगा। अगर हम देखें तो ये फैक्टोरियल 100 ही है। ओके, या तो फैक्टोरियल 100 ऐसे रहेगा या फिर फैक्टोरियल 100 ऐसे रहेगा, दोनों के दोनों तरीके एक ही हैं। फैक्टोरियल 100, अब आपको इसको सिर्फ 5 से डिवाइड करना है। 5 दूनी 10, 0, और फिर 5 से अगर हम इसको डिवाइड करें, 5 चौक 20, 4 5 से डिवाइड नहीं होगा तो अब इसको काट दे, जो सबसे ऊपर वाला है उसे हटा के जो बाकी के बचे उन्हें लिख देते हैं। ओके, तो हमारा आया 20 प्लस 4 मतलब 24 आता आंसर। अंत में शून्य की संख्या, अंत में शून्य की संख्या, ये हमारा सवाल हो गया। अंत में शून्य की संख्या किस किस टाइप से पूछ सकता है, जरा बात अब उसकी करते हैं। देखो ये तो फैक्टोरियल के अकॉर्डिंग हो गई बात। ओके, जरा अब दूसरा तरीका देखिए इसका, वो क्या पूछेगा। देखिए जरा, बात करते हैं हम इससे आगे की कि वो इसको और दूसरे तरीके से कैसे पूछेगा। अगर वो करता है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 और डॉट 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 मल्टीप्लाई और लास्ट में कोई संख्या लिख देता है 17 और वो अब इसे डिवाइड करेगा। देखो शून्य निकालने का एक मेथड वो था और एक मेथड ये, लेकिन है सवाल अब भी वही। ओके, अब 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 डॉट 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 70 और वो नीचे 5 की पावर n लिख दे। ओके, तो यहां पर लिखेगा कॉमा लगा के, देन n का अधिकतम मान, n का अधिकतम मान, n का अधिकतम मान बताओ। n का अधिकतम मान के 5 की पावर n से पूर्णतः विभाजित है। यह है हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन। अब आपको इसमें करना क्या है, देखो इस बार जीरो नहीं निकालनी, लेकिन सवाल जीरो जैसा ही है। ऊपर जो सवाल दे रखा है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डॉट 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 17, तो लास्ट की संख्या को देखिए वो 17, 70 का ही 70 का फैक्टोरियल है। यहाँ 5 की पावर n है, अगर वो 5 की पावर n लिख देता है तो आपको इसको डिवाइड करना है 5 से। ओके, 70 को 5 से डिवाइड करना है। अगर 5 की पावर n लिखता है तो 5 से डिवाइड करना है, तो 5 से डिवाइड करते हैं इसे, 5 एकम 5, 2, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, मतलब ऊपर का छोड़ के जो नीचे का है 14 प्लस 2 मतलब 16। इस बार ये 16 जीरो नहीं है, लेकिन ये जो निकलता है हमेशा वो 5 की संख्या निकालता है, 5 की संख्या। ये 5 की संख्या निकल के आई, मतलब 5 की पावर 16। अगर 1 से 70 तक देखा जाए तो 5 कितनी बार आएगा, वो 16 बार आएगा। ओके, तो हमारा जो इसका आंसर बनता है अधिकतम मान, देन n की वैल्यू 16, देन आंसर। ये है हमारा पहला सवाल जो पूछा जा सकता है। वो शून्य निकालने वाला ही मेथड है सेम। बदलते हैं जरा इस बात को भी, अगर वो इस बात को बदल देता है तो जरा देखिए जरा, इस बार वो यहां पर 5 ना लिख के यहां 10 लिख दे, ऐसा सोचिए, तो वो n यहां पर लिखेगा 10। तो जरा इस 10 के लिए आप देखिए जरा, अब आपको क्या करना है, 1 से लेके 70 तक कितनी शून्य आएंगी वो पता करिए। और जब भी फैक्टोरियल का सवाल होता है आपको उसमें 5 की ही संख्या निकालनी होती है। ये नोट करके आप याद रखिए इस बात को।
फैक्टोरियल के सवाल में आपको 5 से ही डिवाइड करना है। तो अगर हम 70 को 5 से डिवाइड कर दें तो वापस वही 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, मतलब 14 प्लस 2 16, और अंत में शून्य की संख्या भी 16 ही है। अब तक बात हमारी बिल्कुल क्लियर है। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात बढ़ा लेते हैं थोड़ी सी इसको। देखो, बीएड का जो सिलेबस है वो ज़्यादा हार्ड नहीं होता, नॉर्मल बात पूछी जाती है। ओके, अगर वो यहाँ पर 7 की पावर n लिख दे तो अब जरा मैटर क्लियर कर लेते हैं एक, कि यहाँ पर वो ऐसा क्या लिखेगा जिससे ये डिवाइड करा जा सकता है। ऊपर कुछ भी हो, यहाँ पर अगर वो नीचे अभाज्य संख्या लिखता है, नोट, ये बात आप याद रखिए, ठीक है। अगर यदि हर में अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, तो आपको उस अभाज्य संख्या जो भी दे रखी होगी उस लास्ट वाले में ही डिवाइड कर देना है। अब 7 भी अभाज्य संख्या है और वो अब बोले सवाल 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट और 70 तक दे रखा है तो n का अधिकतम मान, तो आपको 70 का जो फैक्टोरियल है आप उस 70 में 7 से भाग दीजिए, 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7, इसे हटा के जो बचता है वो 11, देन आंसर। मतलब 1 से लेके 70 तक जो है वो 7 सिर्फ 11 बार आएगा। ये 7 की संख्या निकली, 7 की संख्या 11। अब आपका शून्य निकालने से रिलेटेड जितने भी सवाल होते हैं वो सब हो गए। ओके, तो बात ये फैक्टोरियल वाले हिस्से की ही कर रहे थे हम अभी तक, तो फैक्टोरियल के खत्म। ओके, जरा बात करते हैं हम आगे थोड़ा सा, कि शून्य निकालने के लिए कोई जरूरी नहीं है वो हमेशा क्वेश्चन को फैक्टोरियल में ही दे, क्योंकि जब फैक्टोरियल में देगा तो आप निकाल सकते हैं डिवाइड करके 5 से, जब फैक्टोरियल में होगा। लेकिन अगर जब फैक्टोरियल में नहीं देगा तब क्या करना है, तो उस कंडीशन में आप समझिए जरा, देखो जरा, 25 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 30 और मल्टीप्लाई 35। बात अब इनकी है, इनकी जगह कुछ भी हो सकता है। ये बोलता है कि गुणनफल में अंत में शून्य की संख्या बताओ, अंत में शून्य की संख्या बताओ, ये है आपका क्वेश्चन। तो सबसे पहली कंडीशन, शून्य निकालने के लिए आपके पास 10 का होना बहुत जरूरी है। जहां भी 10 होगा वहां शून्य होगी, लेकिन 10 जहां पर होगा वो 2 मल्टीप्लाई 5, इन दोनों के बिना 10 नहीं बन सकता। ठीक है, मतलब इन दोनों की पावर सेम है तो 0 1 बन गई। ठीक है, अब इसी पॉइंट को समझा देते हैं। नोट करके आपको ये पॉइंट समझना है। देखो, अगर 2 की पावर 10 है और 5 की पावर 1, ओके, और इन दोनों की आपस में गुणा कर दी जाए तो शून्य बनेगी 1 शून्य। ओके, और ये जो बनी है ये डिपेंड करी है जिसकी पावर कम, मतलब घात कम, शून्य बनेंगी उसके अकॉर्डिंग, शून्य उस घात पर डिपेंड करेगी, उस घात पर डिपेंड या फिर निर्भर होगी। जिसकी घात कम होगी शून्य डिपेंड करेगी उस पर। ठीक है, देखिए 2 की पावर 10 में 5 की मल्टीप्लाई करी तो हमारी शून्य बनती है 1, लेकिन अगर हम 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 10 कर दें तो देखिए जरा, इन दोनों में जिसकी घात कम है शून्य रहेंगी उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो अगर आप वो शून्य निकालें तो 5 शून्य बनेंगी, 5 शून्य। उसकी वजह है 2 की पावर
5 कम है, मतलब जिसकी घात कम होगी शून्य डिपेंड करेगी उस पर। ओके, अब तक हमारी बात बिल्कुल एकदम क्लियर है। दोनों में अगर दोनों की संख्या बराबर हो जाए, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, तो शून्य बनेंगी 3 शून्य, क्योंकि अब दोनों की घात इक्वल है। बात चलते हैं अब यहाँ पर। ओके, देखो जरा, इस कंडीशन में उसने फैक्टोरियल नहीं दिया, आपको अलग अलग करके दिया है। तो जो संख्या लिखी है आपको उनके फैक्टर करने हैं 5 और 2 की फॉर्म में। ओके, सबसे पहले 25 के करें तो 5 × 5, उसके बाद 2 × 7 लिखा जाता है, लेकिन आपको सिर्फ फैक्टर जो लिखना है वो 5 × 2 की ही फॉर्म वाला लिखना है। तो 14 के फैक्टर 7 × 2 होता है, शून्य के लिए 7 नहीं चाहिए, सिर्फ ये 2 चाहिए। और जब ये 2 ही चाहिए तो सिर्फ इन 2 को ही लिखो। 7 के फैक्टर 2 × 7, 7 छोड़ देते हैं, मतलब यहाँ पर 7 नहीं लिखते। उसके बाद मल्टीप्लाई 12, मतलब 4 × 12 होता है, तो 2 × 2, मतलब 4 नहीं लिखना, 4 को भी फैक्टर फॉर्म, और × 3, और 3 भी नहीं लिखना। देखो मैं डॉट लगा के छोड़ रहा हूं उसे। 30, 10 × 30 होता है, मतलब 5 × 2, 10 तो ये हो गया, और 3 फिर से छोड़ दिया, इंटू मल्टीप्लाई 35, 5 × 7 = 35, मतलब 5 × 0.7। अब आपको इस फैक्टर में 5 कितने आए और 2 कितने आए वो देखिए। 5 गिन लेते हैं, 1 2 3 और 1 4, 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 और 2 की पावर 4, मतलब दोनों की घात समान है। और जब दोनों की घात समान है तो शून्य की संख्या भी घात के इक्वल ही आई। शून्य की संख्या 4 देन आंसर। ये है हमारा शून्य निकालने से रिलेटेड एक टॉपिक। ठीक है, मैं समझता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी, जिसमें फैक्टोरियल के भी सवाल थे और विदाउट फैक्टोरियल वाले भी सवाल हैं। आप चाहे तो एक सवाल और, ठीक है, हम एक सवाल और कर लेते हैं, एक सवाल और। ठीक है, देखिए जरा, ये हमारा जो सवाल है अंत में शून्य की संख्या निकालने के लिए यहाँ पर लिख देते हैं, देन 8 × 16 × 15 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 55। ये है हमारा क्वेश्चन। कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो जो भी सवाल देगा उसमें 5 और 2 का ही प्रयोग होगा बस। ओके, अगर उससे ज़्यादा होता है तो आपको उसे छोड़ देना है। देखो 8 होता है 2 की पावर 3, 16 होता है 2 की पावर 4, 15 होता है 5 × 3। 3 को छोड़ देते हैं क्योंकि हमें शून्य निकालने में 3 का प्रयोग नहीं करना होगा। और 35 होता है 5 × 7 = 35, फिर से छोड़ दिया 7। 45 होता है 5 नाम 45, मतलब 5 × 9, उसे भी छोड़ देते हैं। और 55 होता है 11 × 5 = 55, मतलब फिर से छोड़ दिया 11। आपको निकालना है इसमें कितने 5 हैं और कितने 2। ठीक है, तो 2 की पावर तो 7 हो गई, और आगे देखिए 1 2 3 और 1 4, 5 की पावर 4। हमारी जो शून्य डिपेंड करेगी, जिसकी संख्या कम शून्य डिपेंड होगी उस पर। ओके, तो यहाँ पर 4 शून्य बनी, 4 शून्य, क्योंकि 5 की संख्या कम है, 5 की घात कम है। ये है हमारा सवाल। ओके, हम समझते हैं कि आपको ये बात अब तक क्लियर हो गई होगी। तो शून्य निकालने से रिलेटेड टॉपिक खत्म। ओके, इसका 1 या 2 सवाल जरूर आते हैं। ओके, बात करते हैं हम आगे की। ओके, आगे देखिए जरा, शून्य निकालने का मैटर खत्म। बात करते हैं हम इससे आगे की। एक क्वेश्चन आता है हमारा
स्थानीय मान और जातीय मान का, स्थानीय मान और जातीय मान, जातीय मान मतलब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, ये है हमारा सवाल। अब जरा इसकी भी बात कर लेते हैं। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में देखो बहुत आसान होता है ये सवाल। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, आपको एक संख्या दे देगा 3, 4, 5, 7, 8, 9, ये कोई संख्या है और इनमें से वो किसी भी संख्या को चुनेगा। मान के चलते हैं हम 7 को चुन ले। 7 का स्थानीय मान बताइए, स्थानीय मान बताओ, पहला सवाल। या फिर बोले वो 7 का जातीय मान बताओ, जातीय मान बताओ, ये दूसरा सवाल। दोनों में से कोई सा भी पूछ सकता है, ओके। बट 7 की जगह पर कुछ और भी पूछ सकता है। तीसरा देखिए जरा, अगर वो यहां तीसरे के लिए 4 का स्थानीय मान बताओ, 4 का स्थानीय मान बताओ, या फिर बोले वो 4 का जातीय मान बताओ, 4 का जातीय मान बताओ। तो देखिए जरा, स्थानीय मान और जातीय मान निकालना बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना होता। अगर हम बात करें सॉल्यूशन नंबर 1 की, देखिए जरा, इसमें सॉल्यूशन नंबर 1 जहां पर 7 है आप उसको लिखिए स्थानीय मान के लिए, स्थानीय मान। अगर हम स्थानीय मान निकाल रहे हैं तब 7 लिखिए और मल्टीप्लाई, उसके बाद 7 के राइट में जितने भी अंक हैं उनकी मल्टीप्लाई करनी है 0 के साथ, ओके। मतलब अगर 2 अंक हैं तो 2 0 लगा के 1, और 3 अंक हैं तो 3 0 लगा के 1। मतलब 7 लिखने के बाद आपके जो लास्ट में 2 अंक है वो। एक बात और बता दें, आप इसको डायरेक्ट 700 लिखने की कोशिश ना करें, ओके, क्योंकि ऐसा करने पर गलत हो सकता है। वो कैसे होगा वो भी हम आगे बताएंगे। जरा आप देखिए जरा, 7 का स्थानीय मान 7 में मल्टीप्लाई कर दी 100 की, क्योंकि 2 अंक हैं साइड में तो 700। 7 का स्थानीय मान 700, ओके। 7 का जातीय मान बोले अगर 7 का जातीय मान, तो जातीय मान 7, 7 का स्थानीय मान 700 और 7 का जातीय मान 7। वो बोलेगा अब स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर, योग, कुछ भी बोल सकता है। 7 के स्थानीय मान व जातीय मान का योग, जातीय मान का योग। देखो 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का योग बोले या 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बोले, आपको दोनों करने हैं। अब अगर उसने योग बोला है तो 7 का स्थानीय मान देखिए ये है 700 और 7 का जातीय मान है 7, तो योग करने के लिए 700 प्लस 7, 707, 7 के स्थानीय मान और जातीय मान। अब बात करते हैं 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर, 700 माइनस 7 मतलब 693, ये रहा। 7 का स्थानीय मान और जातीय मान दोनों हो गए हमारे, और 7 के स्थानीय मान जातीय मान का योग भी हो गया और अंतर भी हो गया। 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का अगर वो गुणनफल पूछ लेता है, गुणनफल बताओ, तो 700 में मल्टीप्लाई 7 मतलब 449, मतलब योग, अंतर और गुणनफल, इन तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है। ये है सिर्फ 7 के स्थानीय मान और जातीय मान की बात, ओके। बात करते हैं जरा 4 की, देखिए जरा, सेम बात है एकदम। 4 का स्थानीय मान निकालने के लिए आपको करना क्या है, स्थानीय मान। अगर आप स्थानीय मान निकालते हैं 4 का, तो सबसे पहले 4 लिखिए और मल्टीप्लाई।
आपको उसके राइट में जितने भी अंक हैं आप उनकी 0 बनाइए और 1 लगा के मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1। हर बार ऐसा ही करना है, जितने अंक हैं उतनी 0 बना के, देन 4 और 4 0 देन आंसर। 4 का स्थानीय मान हो गया। और अगर 4 का जातीय मान पूछे, जातीय मान देखो 4 का पूछ रहा है तो 4 का जातीय मान 4, मतलब वो जिस जाति में आता है, मतलब 4 की वैल्यू 4 ही है। ओके, हमारा योग पूछे तो जोड़ देना है, अंतर पूछे तो घटा देना है, गुणनफल पूछे तो गुणा कर देनी है। ये तो बात हो गई अगर हमारी ये दी हुई संख्या एक नंबर की है। ओके, बदल देते हैं जरा इसकी बात आप। ओके, स्थानीय और जातीय मान के लिए अगर मान के चलें, अगर वो संख्या ऐसे ना लिख के वो लिख दे, देन 7ab 32ab ऐसा भी लिखेगा। ओके, किसी को भी रिपीट कर सकता है। मान के चलो ए बी सी, सी और डी लिख देता हूं मैं, 7abcd। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आते हैं एग्जाम में। ओके, आपको कुछ नहीं करना, इसमें भी जो यूज हमने वहां पर किया है वो सेम यहां पर। अब देखिए जरा यहां पर वापस, अगर मान के चलो उसने ए का स्थानीय मान पूछा, बी का जातीय मान पूछा, या फिर ए का ही जातीय मान लिए, सी का स्थानीय मान और सी का जातीय मान, कुछ भी पूछ सकता है। या मैं बोलूं सबका निकाल देते हैं, सबका स्थानीय मान ही निकाल देते हैं। ए का स्थानीय मान, फिर बी का स्थानीय मान, सी का और डी का भी स्थानीय मान। देखो स्थानीय मान ही निकालना ज्यादा मुश्किल है, जातीय मान निकालना मुश्किल नहीं है, क्योंकि जातीय मान तो जो है वो है ही। ओके, तो जरा देखिए जरा आपको करना क्या है। देन पहला, देन ए का स्थानीय मान निकालना है। ए का स्थानीय मान, ए का स्थानीय मान, अगर हम ए का स्थानीय मान निकालें तो देखिए जरा, ए हमारा चौथी प्लेस पे आ रहा है, सबसे पहले उसे लिखना है और मल्टीप्लाई। ए के राइट में कितने अंक हैं, मतलब जो है 1 2 3, 1 2 और 3, हमारा बनता है 1000 ए। ये है ए का स्थानीय मान। ओके, अगर स्थानीय मान पूछे स्थानीय मान, जातीय मान पूछे तो ए ही हो जाएगा। ओके, अगर हम बात करें बी का स्थानीय मान, देन बी का स्थानीय मान, बी का स्थानीय मान अगर बोलता है तो देखिए जरा, आपको बी लिखना है और बी के राइट में जितने अंक हैं, बी मल्टीप्लाई 1 और 1 2, मतलब 100 बी। देन बी का स्थानीय मान हो गया। बात करते हैं सी का। अगर वो सी का स्थानीय मान पूछता है, सी का स्थानीय मान, अगर उसने सी का स्थानीय मान पूछा तो सी मल्टीप्लाई, देखिए जरा उसके राइट में सिर्फ एक अंक है तो 1 0, मतलब 1 0 और 1 लगाना है। आपके जितने अंक होते हैं उतनी 0 लगाइए और फिर 1 लगाइए। ये हुआ 10 सी। और बात करते हैं डी का स्थानीय मान। अगर डी का स्थानीय मान पूछता है तो ये होता है डी गुणा, और देखो जरा डी के साइड में कुछ भी नहीं है तो सिर्फ 1 लिखना है और डी का स्थानीय मान डी ही हो गया। ये बात हुई हमारी जातीय मान और स्थानीय मान की। देखो बीएड के सिलेबस में इससे हाई लेवल नहीं आता। ओके, आप बस इतना ही कर सकते हैं। ओके, बात चलते हैं इससे आगे। ओके, इससे आगे का टॉपिक देखिए। देखो हमारे अब तक 2 टॉपिक हो चुके हैं, एक हो गया है शून्य निकालना, एक हो गया है जातीय मान और स्थानीय मान। ओके, उनका योग भी हो गया, उनका अंतर भी हो गया। आता है अब अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, जरा देखो अभाज्य गुणनखंड निकालना, एक तो ये जरूर पूछता है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड निकालो, और एक बोलता है गुणनखंडों की संख्या निकालो। ये दोनों सवाल भी बहुत आते हैं, गुणनखंडों की संख्या। आपको इन दोनों में से एक सवाल जरूर
मिलेगा। ओके, हम सिर्फ सेलेक्टेड पोर्शन कंप्लीट करेंगे, ये नहीं कि हम कंप्लीट इधर उधर की चीज़ें भी सिखाएं, सिर्फ जो एग्जाम से रिलेटेड बातें हैं सिर्फ उसी बारे में बात करेंगे। ओके, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड की बात करने से पहले सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या होती क्या है? ओके, सबसे पहले अभाज्य संख्या लाइक प्राइम नंबर, प्राइम नंबर बोले या फिर ऋण संख्या, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, प्राइम नंबर देखो कम से कम कुछ भी नहीं है तो आपको 10 अभाज्य संख्या या 9 अभाज्य संख्या याद रखनी है। ओके, तो देखिए जरा अभाज्य संख्या में हमारा आता क्या क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23 और डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अभाज्य संख्या का पता कैसे लगेगा? वो अभाज्य संख्या है ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, एक और स्वयं। ठीक है, वो सब अभाज्य संख्या कहलाएंगी। ओके, तो देखिए जरा 2 को सिर्फ 2 ही संख्या काट सकती हैं, एक तो 1 और एक 2। ओके, हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा सवाल क्या क्या आ सकते हैं? पहला सवाल तो इसी बात को लेके होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गई। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलेगा, एक ऐसी अभाज्य संख्या बताओ जो सम है, वो भी 2 हो गई। ओके, तीसरा क्वेश्चन वो बोलेगा प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का योग बताओ। अब आपको इसके लिए प्रथम 3 याद होनी चाहिए। तो देखिए जरा प्रथम 3, 2 + 3 + 5, 5 3 8 और 10, प्रथम 3 अभाज्य संख्या का योग। ठीक है, ये है अभाज्य संख्या से रिलेटेड बातें। ठीक है, बात आती है इससे आगे की, आखिर ये दोनों सवाल करे कैसे जाएंगे। तो हम इन दोनों सवालों के बात करने से पहले आपको बता दें कि वो सवाल पूछेगा कैसे कैसे। ओके, वो आपको कोई भी एक संख्या दे सकता है। ठीक है, मान के चलो उसने लिख दिया देन 140। ठीक है, 140 लिख दिया और 140 के अभाज्य गुणनखंड बताओ। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आपको करना क्या क्या है, बस अब ये देखिए। सबसे पहले ये जो संख्या है यहाँ पर वो 140 लिखे, 280 लिखे, कुछ भी लिखे, आपको एक फॉर्म चेंज करनी है। ओके, मान के चलते हैं वो रूल है क्या? ठीक है, वो रूल है और 1-2 बार इसे पढ़ने के बाद जब आप पुट करेंगे तो आपको ये याद करें ना करें आपके सवाल हो जाएंगे। देखो n बराबर एक संख्या है, n एक संख्या है। ठीक है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, डायरेक्ट पूरी एक साथ हो सकती है या फिर 12 × 20 ऐसे करके भी लिख सकता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप जरा देखिए करना क्या है इसमें। n एक संख्या है और आपको इस संख्या के फैक्टर करने हैं, a की पावर p, b की पावर q और c की पावर r और डॉट 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 डॉट। देन इस फॉर्म में फैक्टर करने हैं जहां a b c अभाज्य संख्या हैं और p q r धन पूर्णांक। देखो जरा धन पूर्णांक का नाम आ गया, जरा धन पूर्णांक की बात कर ले। धन पूर्णांक प्राकृतिक संख्या को ही धन पूर्णांक बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या, जो प्राकृतिक संख्या होती है उनको ही धन पूर्णांक बोला जाता है। ओके, तो जरा देखिए होती कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, ये है हमारे धन पूर्णांक। ओके, तो बात करते हैं अब हम रूल की। अगर वो बोलता है अभाज्य गुणनखंड बताओ, तो अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के लिए आपको सिर्फ जो पावर है उन्हें जोड़ देनी है, p + q + r और प्लस डॉट डॉट डॉट।
अगर वो बोलता है गुणनखंड की संख्या बताओ, तो गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए गुणनखंड की संख्या आपको पावर में एक जोड़ना है, p+1, q+1 और r+1। ये है दो रूल बस, इसके अलावा कुछ नहीं आता आपको। इन दोनों के देखिए जरा, इन दोनों में करना क्या है। ओके, सबसे पहले ये जो 140 है आपको इसके फैक्टर करने हैं। देखो फैक्टर आप अपने अपने तरीके से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल कॉपी करें। ओके, अगर आप क्वेश्चनों को कॉपी करने की सोचेंगे तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। देखो कैलकुलेशन आप अपने मेथड से करिए, ठीक है। कोई भी टीचर, दुनिया का कोई भी टीचर कैलकुलेशन नहीं सिखा सकता। ओके, आपको कैलकुलेशन स्वयं करनी है। बस मेथड देखिए वो करता क्या है, गुणा कैसे करता है, भाग कैसे करता है। अगर आप ऐसे सीखेंगे और फिर इनको यूज करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, देखो आप 140 के फैक्टर ऐसे भी कर सकते हैं। जब भी आप इन्हें काटें तो काटने के दौरान आप एक बात रखें, जो अभाज्य संख्या है आप उन्हीं से काटें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सबसे पहले 140 को 2 से काटें, फिर उसके बाद 2 सत्ते 14, फिर 2 से काटें और फिर 35 होने के बाद अब 5 से काटें। ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको करने के लिए जब ये वाला ही फैक्टर यूज करना है आपको, तो 140 के लिए आप क्या करिए, 140 आप इस 140 के लिए आप ये जो अभाज्य संख्या लिखी हैं इनमें सबसे बड़ी संख्या का प्रयोग करिए। सबसे पहले 5 से ही काट दीजिए इसको, तो 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40। उसके बाद 7 से काट दीजिए। ओके, 7 चौक 28 और 4 ऐसे का ऐसे ही लिख दीजिए, क्योंकि ये ऑलरेडी एक फैक्टर है। इससे नीचे 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे और फैक्टर फॉर्म हमारी बन गई। ओके, बस अब आप इस फॉर्म को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। ओके, तो पहला कंडीशन यहां से ही शुरू होता है। अभाज्य गुणनखंड के लिए आपके 140 के जो फैक्टर बने हैं वो बने हैं 5 की पावर 1, 7 की पावर 1 और 2 की पावर 2। देखो 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। उसने बोला है अभाज्य गुणनखंड। आपको कंपेयर करना है इसको a की पावर p, b की पावर q और c की पावर r से। ओके, हमारा रूल है अभाज्य गुणनखंड के लिए p प्लस क्यू प्लस r। तो अब जरा देखिए, आपकी जो ओरिजिनली फैक्टर है वो ये वाला है। आपका जो ऊपर की पावर है बस उन्हें लिखिए, देन 1 + 1 और +2। अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकली 4, देन आंसर। ओके, हमारा अभाज्य गुणनखंड का सवाल हो गया। बात करते हैं हम ऐसा ही फिर से एक सवाल और कर लेते हैं। ओके, यहां पर 140 नहीं है, ये सोचिए यहां पर है 15 × 20 और इसकी पावर 2। देखो किसी भी फॉर्म में सवाल हो सकता है, आपको सवाल करना है बस। सबसे पहले आप जो अंदर हैं उनको फैक्टर तोड़ दीजिए। जो अंदर है, देखो 15 कोई अभाज्य संख्या नहीं है, सबसे पहले इसके फैक्टर करिए, देन 5 × 3, 5 या 15, और अब 20 के फैक्टर करिए, देन 5 × 2 × 2 और इस सारे की पावर 2 लिख दीजिए। ओके, अंदर पावर देखिए जरा, देखो आप पावरों को अगर बना लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। 1 2 3 4 5 अंदर की पावर गिन लीजिए सारी, या फिर आप 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 और 2 की पावर 2। देखो अगर आप इस फॉर्म में लिखेंगे तो इसका एक फायदा है कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो गुणनखंड की संख्या, उसमें बहुत आसानी हो जाएगी। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप 1 2 3 4 5 और उस 5 की मल्टीप्लाई डायरेक्ट ऊपर जो पावर है उसमें कर दीजिए, 5 दूनी 10। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। ओके, अगर वो अभाज्य गुणनखंड ना पूछ के वो पूछे गुणनखंड की संख्या बताओ, तो जरा देखिए जरा, अभाज्य ना पूछ के गुणनखंड की संख्या, गुणनखंड की संख्या देखिए जरा, पावर हटा देता हूं ताकि आपको आसान हो जाए। गुणनखंड की संख्या निकालने का भी वही मेथड है जो पीछे सिखाया है।
सबसे पहले आपको इसके फैक्टर करने हैं। देन 5 × 3 मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। आपको पावर बनानी है 5 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। ये यहाँ तक हो गए। और गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए हमें कंपेयर जो करना है वो a की पावर p इंटू b की पावर q इंटू c की पावर r, इससे करना है। और गुणनखंड की संख्या देखिए कैसे निकलेगी। गुणनखंड की संख्या में करना क्या है, देखिए जरा, जो ऊपर की पावर है उसमें 1 ऐड करिए और उनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। p + 1 q + 1 और r + 1। देखिए जरा, p + 1 मतलब a की पावर p तो 5 की पावर 2, मतलब जो p की वैल्यू है वो 2 है। अगर हम इन दोनों की तुलना करें, देखो तुलना भी कर सकते हैं आप, तुलना करने पर p की वैल्यू 2, q की वैल्यू भी 2 और r की वैल्यू 1। आप तुलना करके सवाल कर लीजिए। अगर आपको डायरेक्ट निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो आप तुलना कर लीजिए। p की वैल्यू यहाँ से 2 है तो 2 + 1 × 3, q की वैल्यू भी 2 है तो 2 + 1 × 3, r की वैल्यू 1 तो 1 + 1 × 2, तो 3 × 9 और 9 दूनी 18 है ना आंसर। ओके, गुणनखंड की संख्या निकालना हमारा सवाल हो गया। ओके, हम ऐसे सवाल बहुत सारे कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप नहीं करेंगे ये सवाल समझ में नहीं आएंगे। ओके, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।